ब्रैड 2018 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसे मितजी पिरोने ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ब्रैड हॉलीवुड की उन फिल्मों में शामिल है जिसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस फिल्म की कहानी उन फिल्मों की कहानी में से एक है जिसे एक्सप्लेन करना वाकई एक कठिन काम है। दोस्तों, इस फिल्म को समझने के लिए हमें पहले इस फिल्म को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला हिस्सा जो फिल्म के किरदारों की चाइल्डहुड का है और दूसरा हिस्सा जो इनके एडल्टहुड का है। अब सीधे फिल्म की कहानी पर आते हैं। पहले हमें चाइल्डहुड की कहानी को देख लेना चाहिए। हालांकि फिल्म में इसे सेपरेटली नहीं बतलाया गया है, इसके बजाय कहानी में बैक एंड फोर्थ चलते हुए चाइल्डहुड की कहानी को बतलाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ये कहानी 3 लड़कियों की है, टिल्डा, पेटुला और डेफनी। इन तीनों में टिल्डा और पेटुला एक सिंपल फैमिली को बिलोंग करती हैं, जबकि डेफनी एक अमीर फैमिली को बिलोंग करती है। बचपन में टिल्डा और पेटुला डेफनी के घर में अक्सर खेलने जाया करती थी। डेफनी का घर बहुत ही बड़ा था। वो असल में एक मैंसन में रहा करती थी। एक दिन तीनों ट्री हाउस में खेलते हैं, जिसमें डेफनी टिल्डा की माँ बनती है और पेटुला एक डॉक्टर बनती है। लेकिन खेलते वक्त एक हादसा हो जाता है और डेफनी ट्री हाउस से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। दोस्तों, अब फिल्म में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि लास्ट में फिल्म का कंक्लूजन कहानी में यहीं से शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद का सारा हिस्सा एक हाइपोथेसिस पर आधारित होगा। हालांकि अभी हमें फिल्म की कहानी देख लेनी चाहिए कि फिल्म में क्या कुछ हुआ है। इसके बाद हम एक हाइपोथेसिस की मदद से कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। डेफनी के पेड़ से गिरने के बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहती है। इस घटना की वजह से वो बाद में मां नहीं बन पाती हैं। इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव सीगल टिल्डा और पेटुला से इस घटना के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि क्या ये एक हादसा था या दोनों ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया था। हालांकि तब टिल्डा ने डेफनी को धक्का देकर ही नीचे गिराया था, पर उसका इंटेंशन डेफनी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बच्चे खेलते वक्त ऐसा कर देते हैं। असल में टिल्डा डेफनी के रोज रोज के एक ही खेल से बोर हो चुकी थी। डेफनी के ट्री हाउस से नीचे गिरने के बाद डेफनी की दादी ने उसे दोनों बच्चों पेटुला और टिल्डा को उससे दूर कर दिया है और उन पर डेफनी से खेलने पर पाबंदी लगा दी है। अब इस घटना के कई साल बीत गए हैं। दोनों एडल्ट हो चुके हैं। पेटुला और टिल्डा न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट में रहती हैं। दोनों स्टूडेंट हैं और एक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन अभी वे स्ट्रगलर हैं और अपना खर्च चलाने के लिए ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। वे कोको नाम के एक सप्लायर के लिए काम करते हैं। एक दिन पुलिस उनके अपार्टमेंट में छापा मारती है और उन्हें पुलिस से बचने के लिए अपार्टमेंट छोड़कर भागना पड़ता है। वे पुलिस से तो बच जाती हैं, पर उन्हें कोको के माल की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि वे डेफनी के घर जाएंगे और वहां डेफनी के तिजोरी से उसके सारे पैसे चोरी करके भाग जाएंगे। डेफनी अपने मैंसन में अकेले रहती है। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे और बाद में उसकी दादी भी गुजर गई, जो बचपन में उसका ख्याल रखा करती थी। अब डेफनी ही अपने पुरखों के संपत्ति की एक अकेली वारिस है। उसके पास काफी सारा पैसा है, लेकिन डेफनी के मैंसन में जाने पर समस्या ये है कि वहां रहने पर उन्हें एक खेल खेलना होगा जो वे बचपन में खेला करते थे। इस खेल के 3 नियम हैं। पहला, ये खेल तीनों को खेलना होगा। दूसरा, कोई बाहरी व्यक्ति इस खेल में शामिल नहीं हो सकता है। और तीसरा, कि खेल खत्म होने से पहले कोई इसे छोड़कर नहीं जा सकता है। जब पेटुला और टिल्डा डेफनी के घर मोंटेपेलियर तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं, वहां ट्रेन का टीटी पेटुला को पहचानता है और उसे गॉडेस ऑफ वेस्पर कहता है। ट्रेन में पेटुला कोको नाम की ड्रग सप्लायर से बात करती है और उसे पुलिस के छापे के बारे में बतलाती है। ये कोको असल में कौन है और ट्रेन का टीटी पेटुला को क्यों पहचानता है, इसके बारे में कहानी को कंक्लूड करते वक्त पता चलेगा। जब पेटुला और टिल्डा मोंटेपेलियर पहुंचते हैं, वहां स्टेशन के बाहर टिल्डा को एक भिखारी कहता है कि तुम हमेशा वापस आ जाती हो, ओल्ड विच। इसके बाद जब वे दोनों डेफनी के मैंसन पहुंचते हैं, वे वही पुराना रोल प्ले शुरू करते हैं जो वे बचपन में खेला करते थे, जिसमें टिल्डा डेफनी की बेटी है और पेटुला एक डॉक्टर है।
जब टिल्डा मेंशन में एंट्री करती है, डेफनी ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि वो टिल्डा की असली माँ है और उसके लिए शाम का नाश्ता परोसती है जैसे कि वो अभी अभी स्कूल से आई हो। वो उसके नाखून और दांत गंदे होने पर उसे डांटती भी है। इस घटना से हमें डेफनी के साइकोटिक बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि वो घर में खेले जा रहे खेल के प्रति कितनी जुनूनी है और खेल के नियमों के प्रति इतनी सख्त है कि एक पल के लिए भी वो इससे समझौता नहीं कर सकती है। थोड़ी देर में वहां पेटुला की एंट्री होती है। वो एक डॉक्टर है। डेफनी पेटुला को कहती है कि उसकी बेटी यानी टिल्डा कुछ दिनों से बीमार है और उसके पैरों की हड्डियों में समस्या है। तब पेटुला एक डॉक्टर की तरह उसकी जांच करती है। तब डेफनी पेटुला को टिल्डा के घुटनों पर एक हैमर से जोर से मारकर उसके बैलेंस की जांच करने के लिए मजबूर करती है। मजबूरन पेटुला को ऐसा करना पड़ता है और ऐसा करने पर टिल्डा के घुटनों से खून निकलने लगता है। रात को जब वे डिनर करते हैं तो डेफनी टिल्डा को बांधकर उसे सूप पीने के लिए मजबूर करती है जिसमें उसने ढेर सारी नशीली दवा मिला दी है। डेफनी डिनर पर जेली, केक, पाई और जूस परोसती है जैसे कि वे सभी अभी भी बच्चे ही हों। उस रात डेफनी और पेटुला एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब पेटुला टिल्डा से मिलती है तब तक टिल्डा ड्रग्स के नशे में होती है जो पिछली रात डेफनी ने टिल्डा के सूप में डालकर दिया था। उसे देखकर कि टिल्डा हाई ऑन ड्रग्स है, पेटुला भी नशे की एक गोली खा लेती है। लेकिन ऐसा करने पर पेटुला को वहां उसका बूढ़ा रूप दिखता है और उसे लगता है कि किसी ने उसके हाथ में एक चाकू घोंप दिया है और वो वहां से भागती है। वो खुद को ट्रेन में भागते हुए महसूस करती है और दरवाजा खोलते ही डेफनी के कमरे में खुद को पाती है। वहां उसे डेफनी के कार की चाबी मिलती है और वे दोनों यानी पेटुला और टिल्डा वहां से भागने के लिए डेफनी की कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हैं। पर तभी डेफनी वहां आ जाती है और उन्हें बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देती है। जब पेटुला और टिल्डा को होश आता है वे बंधे हुए होते हैं। उस दिन वही डिटेक्टिव जिसने कभी बचपन में डेफनी के पेड़ से गिरने के बारे में टिल्डा और पेटुला से पूछताछ की थी वहां आता है, क्योंकि पड़ोसियों ने कंप्लेन किया था कि डेफनी के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। डिटेक्टिव को शक है कि दोनों वांटेड क्रिमिनल्स टिल्डा और पेटुला उसी के घर में हैं। डेफनी उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही है। वो डेफनी को बतलाता है कि वे दोनों खतरनाक क्रिमिनल्स हैं और अगर वो उनके बारे में कुछ भी जानती है तो उसे बतला दे। वो घर की तलाशी लेना चाहता है, पर डेफनी उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे वारंट लेकर यहाँ आने के लिए कहती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद डेफनी टिल्डा और पेटुला को खोल देती है, लेकिन अब वे दोनों वहां से भागने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि मेंशन में ही रहकर तिजोरी ढूंढने का प्लान बनाते हैं। उन्हें डर है कि बाहर जाने पर पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। डेफनी पेटुला को एक पहेली पूछती है जो उसके तिजोरी तक पहुंचने का जरिया है। अगर वो उस पहेली को सोल्व कर लेगी उसे तिजोरी और उसका कोड भी मिल जाएगा। डेफनी टिल्डा और पेटुला के हर प्लान के बारे में पहले से जानती है। वो जानती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं और पैसा लेकर कहाँ भागेंगे। जब पेटुला को तिजोरी मिल जाती है वो सारा पैसा लेकर टिल्डा के साथ वहां से भाग जाना चाहती है, पर भागते हुए पेटुला एक कार से टकरा जाती है। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं वे फिर से उसी मैंसन में होते हैं। इस बार डेफनी उन दोनों को काफी टॉर्चर करती है। इससे टिल्डा और पेटुला के चेहरे पर घाव के गहरे निशान पड़ जाते हैं। इस दौरान डेफनी उन्हें बतलाती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसमें डॉक्टर का बच्चा है। यहाँ डॉक्टर यानी पेटुला। इस बात को जानकर टिल्डा की हंसी नहीं रुकती है, पर पेटुला जो कि डॉक्टर का रोल अदा कर रही है कहती है कि उसे तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। असल में पेटुला अब डेफनी को मार कर वहां से भाग जाना चाहती है, इसलिए टिल्डा और पेटुला डेफनी को उसका ऑपरेशन करने के लिए एक टेबल पर लिटा देते हैं और उसे मारने वाले ही होते हैं कि मौके पर डिटेक्टिव सीगल पहुंच जाता है और डेफनी को बचाता है। लेकिन डेफनी अचानक से उठती है और डिटेक्टिव के पीठ पर चाकू घोंप कर उसे मार देती है, क्योंकि वो उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने आया है। बाद में टिल्डा और डेफनी मिलकर डिटेक्टिव को कई बार चाकू मारते हैं। डिटेक्टिव वहीं मर जाता है। बाद में वे तीनों डिटेक्टिव को बैकयार्ड में दफन कर देते हैं और उसकी कार को एक दलदल में डाल देते हैं और सबूत मिटा देते हैं।
अगली सुबह चमत्कारी ढंग से टिल्डा और पेटुला के चेहरे पर से चोट के सारे निशान अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस बार पेटुला को फिर से हेलुसिनेशन होता है। उसे लगता है कि उसने मरे हुए डिटेक्टिव को देखा है। वो परेशान हो जाती है और उस जगह को खोदती है जहां उन्होंने डिटेक्टिव को दफन किया था, पर वहां उसे लाश नहीं मिलती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और डिटेक्टिव कैसे मरा नहीं और कहां चला गया। वो कंफ्यूज लगती है। वो कभी ऐसा महसूस करती है कि वो अभी भी ट्रेन में है, फिर कभी उसे लगता है कि वो डेफनी के मैंसन में है। इस हालत में उसे एक किताब मिलती है जिसमें अभी तक जो कुछ भी हुआ है और जो होगा उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है। उसमें पहले से सब कुछ लिखा है कि कैसे टिल्डा और पेटुला डेफनी के पास आएंगे और पेटुला हमेशा वहां से भागने की कोशिश करेगी, पर वो बार बार वापस आ जाएगी। अब हमें फिल्म की कहानी को समझने के लिए एक हाइपोथेसिस का सहारा लेना होगा, जिससे कि कहानी के हर वियर्ड सीन को समझाया जा सके। दोस्तों, मेरा मानना है कि फिल्म के अंदर अब तक जो कुछ भी हुआ है वो असल में डेफनी के दिमाग में हो रहा है। जब डेफनी छोटी थी और ट्री हाउस में अपनी सहेली टिल्डा और पेटुला के साथ खेल रही थी, तब वो उस ट्री हाउस से नीचे गिर जाती है। इसके बाद जो कुछ भी फिल्म में होता है वो उसके दिमाग के अंदर ही हो रहा है। ट्री हाउस से नीचे गिरने पर उसके सिर पर गहरी चोट लगी होगी, जिससे वो कोमा में चली गई है, ऐसा मेरा मानना है। कोमा में रहते हुए उसने कई सपने देखे और इस सपने में कई खेल भी खेले। कई बार उसने उसी खेल को दोबारा भी खेला। फिल्म के अंदर जो कुछ भी हुआ वो डेफनी के सपने में खेले जाने वाले खेल का हिस्सा है, जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त टिल्डा और पेटुला उसके साथ खेलते हैं। यहाँ टिल्डा और पेटुला का कैरेक्टर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और उनके बर्ताव पर डेफनी का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। इसलिए फिल्म के सीन में वे हालात को समझने की कोशिश करते हैं और बेचैन से दिखते हैं और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, जबकि डेफनी निश्चिंत होती है जैसे उसे सब कुछ पता है। सपने में भी अगला आदमी ठीक वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हम उसे जानते हैं, ना कि असल में वो जैसा होता है। डेफनी ने कई बार अपने सपने में एक ही खेल को बार बार खेला है। इसलिए जब पेटुला और टिल्डा शुरू में ट्रेन पकड़कर मोंटेपेलियर जाते हैं, वहां ट्रेन का टीटी पेटुला को पहचानता है, क्योंकि डेफनी ने कोमा में रहते हुए ये खेल कई बार खेला है और इसलिए उसके खेल के कैरेक्टर अब एक दूसरे को पहचानने लगे हैं। मोंटेपेलियर में स्टेशन के बाहर का एक भिखारी टिल्डा को पहचानता है, क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका है। वो टिल्डा को ओल्ड विच कहता है। इसका मतलब है कि खेल में भले ही वे जवान दिख रहे हैं, लेकिन असल में डेफनी के ट्री हाउस से गिरने के बाद अब कई साल गुजर चुके हैं और असल में वे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वे इस सपने में अभी भी जवान हैं। ये पूरी तरह से डेफनी पर निर्भर करता है कि वो कौन सा खेल खेलेगी और इसमें उनके किरदारों की उम्र कितनी होगी। पेटुला एक दफे खुद के बूढ़े रूप को आईने में देखती है, जो ये कन्फर्म करता है कि डेफनी के कोमा में गए बहुत समय गुजर चुके हैं और असल में उसके सपने के किरदारों की उम्र अब काफी अधिक हो चुकी है। क्योंकि तब डेफनी बच्ची ही थी, करीब 10 साल के आसपास। जब वो पेड़ से गिरी थी, उसे बच्चों वाला खाना पसंद था, जैसे केक, पाई, जूस, जेली इत्यादि। इसलिए वो सपने में जब भी खाना खाती है, उसके टेबल में यही सारी चीजें होती है जो कि बच्चों को पसंद होती है। तब उसे इंटरकोर्स के बारे में भी ठीक से पता नहीं होगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इसलिए वो तब कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि उसका पार्टनर कोई लड़का नहीं था। पेटुला और टिल्डा के चेहरे पर से घाव भी इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि वे रियल नहीं थे। वे घाव तो बस डेफनी के खेल का हिस्सा थे। जैसे बच्चों के हर खेल के बाद उनके काल्पनिक घाव और चोट ठीक हो जाते हैं, वैसे ही वे भी ठीक हो जाते हैं। फिल्म के लास्ट में पेटुला को एक डायरी में उनके खेल में हो रही सारी घटनाओं के स्क्रिप्ट लिखे हुए मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेल की रचनाकार खुद डेफनी है, इसलिए डेफनी को पहले से पता है कि उसके किरदार क्या क्या करेंगे। चूंकि ये खेल पूरी तरह से डेफनी की कल्पना पर आधारित है, इसका मतलब है कि उन्होंने किसी डिटेक्टिव को नहीं मारा है और ना ही वे असल में कोई ड्रग डीलर हैं। इस पूरे खेल की ही तरह हर किरदार काल्पनिक है और इसका पूरा कंट्रोल डेफनी के पास है। चाहे वो किरदार ट्रेन में बैठे लोग हों या ड्रग सप्लायर कोको हो या फिर स्टेशन में बैठा भिखारी हो, हर किरदार डेफनी का रचा हुआ है। इसलिए जब पेटुला ड्रग सप्लायर कोको को फोन करती है तो वो फोन डेफनी उठाती है। फिल्म के लास्ट में वे तीनों खुद को
अलग अलग तरीकों से मार लेते हैं ताकि नए खेल की शुरुआत की जा सके, जैसे कि बच्चे अक्सर अपने खेल में करते हैं। फिल्म के लास्ट में तीनों के बुजुर्ग किरदार को दिखलाया जाता है, जिसमें वे वही खेल फिर से दोहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि डेफ्नी अब भी कोमा से बाहर नहीं आई है और उसका खेल कंटिन्यूअस चल ही रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि डेफ्नी असल में नहीं मर जाती है या फिर कोमा से नहीं जाग जाती है। उसे इस मैंसन में रहना पसंद है, वो इसे छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती है। वो उसी सपने में जीना चाहती है जो असली नहीं है। जिस दिन वो उस मैंसन को छोड़ देगी वो शायद कोमा से बाहर आ जाएगी, पर उसे अपने बचपन का खेल ही पसंद है और वो वहीं रहना चाहती है, इसलिए वो कभी नहीं जागेगी। दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।